वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले तो हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। कब शुरू किया था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम इसमें हम ज़मींदारों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ज़मींदारों को लैंड का ओनर बना दिया जाता है परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। उसके बाद पहाड़ियाज के बारे में पढ़ना है। पहाड़ियाज जो थे, राजमहल हिल में कुछ ट्राइबल लोग रहते थे, उनको हम पहाड़ियाज बोलते हैं, और उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर संथाल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से क्योंकि इस चैप्टर में कुछ सिलेबस, कुछ पार्ट डिलीट किया गया है, तो इसलिए चैप्टर थोड़ा छोटा है। सो हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं क्या परमानेंट सेटलमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमानेंट सेटलमेंट क्यों इंट्रोड्यूस किया था। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे कि कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। कॉलोनियलिज्म मतलब आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आपको 1757, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। क्या है ये? बैटल ऑफ प्लासी। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवाब ऑफ बंगाल को हराया था। इसमें हराने के बाद धीरे धीरे बंगाल को अपने अंडर में ले लिया था और उसके वर्चुअली रूलर बन गए थे। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल के बाद ब्रिटिश बिकेम द पॉलिटिकल पावर ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश एमर्ज्ड आफ्टर 1764 एज ए पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। और इस बैटल के बाद आपको बैटल 1764 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट द दीवानी राइट। दीवानी राइट मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी राइट यानी कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गया था। अब उन्हें लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना था। तो इसी से रिलेटेड हमारा परमानेंट सेटलमेंट है। तो कॉलोनियलिज्म मतलब होता है ब्रिटिश का रूल जो इंडिया में था, उसको हम कॉलोनियलिज्म बोल रहे हैं यहाँ पे। और कंट्री साइड मतलब होता है कि इन रूरल एरिया किस तरह से कॉलोनियलिज्म किस तरह से अफेक्ट किया था, ब्रिटिश रूल किस तरह से कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया को किस तरह से अफेक्ट किया था, ये हम इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था। व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपको परमानेंट सेटलमेंट जो था एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। वैसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट जो है, एक है जमींदारी सिस्टम जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, दूसरा रैयतवारी सिस्टम, और तीसरा महलवारी रैयतवारी। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो था जमींदारी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट का दूसरा नाम था जमींदारी सिस्टम। ठीक है, सो अब देखते हैं हम जमींदारी सिस्टम था क्या और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे। देखो, परमानेंट सेटलमेंट और वाई वाज इट इंट्रोड्यूस इन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, इसके व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेशली इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था इसका। ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस, इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। 1793 में कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश का इंडिया में। उसने एक सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, या इसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस विद पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन, कुछ उससे उम्मीद थी गवर्नमेंट को। सो ब्रिटिश होप दैट by introducing permanent settlement all the problem they had been facing since the conquest of Bengal would be resolved.
देखो परमानेंट सेटलमेंट मतलब क्या होता है, जैसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट मतलब जमींदारों को, देखो पहले जमींदार ऐसा नहीं था कि जमींदार थे इंडिया में, लेकिन अब जमींदारों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड परमानेंटली दे दिया। ये आप रख लो, आप इसको इनहेरिट कर सकते हो, आप इसको अपने कमिंग जनरेशन को दे सकते हो, बेच सकते हो, मॉर्गेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड परमानेंटली लैंड was given to जमींदार, and that is why it is called permanent settlement. बहुत सारे दिक्कत ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता जब उन्होंने इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन शुरू किया लैंड से, तो और इन सारे प्रॉब्लमों को ओवरकम करने के लिए उन्होंने इंडिया में मतलब बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। As a result of the recurrent famine and declining agricultural output, the rural economy in Bengal was in crisis by 1770। देखो फेमाइन मतलब सूखा पड़ जाता था कभी, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाता था। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो किसान जो थे या फार्मर जो थे, पीजेंट्स जो थे, कैसे रेवेन्यू देंगे, तो रेवेन्यू भी उनका गिरना शुरू हो जाता था। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। कैसे, अगर मान लो जमींदारों को ज़मीन परमानेंटली दे दिया जाए और उनके ऊपर रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाए, और उन्हें इतना रेवेन्यू स्टेट को देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले फेमाइन हो, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं, फ्लड आ जाए, जमींदारों को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी हैड टू बी गिवन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए रेंट। सो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हर साल मिलेगा। सो दैट इज द वन ऑफ द रीजन वाई परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सेकेंड जो था कि द ब्रिटिश ऑफिशियल फेल्ट दैट इट वाज इम्प्रैक्टिव टू encourage investment in agriculture. The British official felt that it was imperative to encourage investment in agriculture in order to develop it, agricultural trade and revenue resources of state। देखो इनका ये मानना था कि हमें लैंड में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तभी जाके रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ट्रेड बढ़ेगा और बाकी सारे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कंपनी को यहाँ ज़्यादा रिसोर्स आएगा। तो ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड बाय सिक्योरिंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड बाय फिक्सिंग द रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली। देखो क्या था उसके लिए, लैंड नीड टू बी गिवन परमानेंटली टू द जमींदार। दैट इज़ जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि, अगर जब तक उनको ये एहसास नहीं हुआ कि वो ज़मीन जो है, लैंड जो है वो उनका परमानेंटली है, तभी तो दे विल इन्वेस्ट मनी इन द लैंड। सो जब तक, हाँ, तो सिक्योरिटी ऑफ राइट मिलना जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन वाई परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। और दूसरी बात है कि और सिर्फ राइट नहीं दे देना, रेवेन्यू भी फिक्स कर देना कि इतना रेवेन्यू आपको देना ही देना है। ठीक है। तीसरा क्या था कि फोर्थ पॉइंट था, द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ऑफ द व्यू दैट इफ द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वाज फिक्स परमानेंटली, बोथ कंपनी एंड जमींदार्स वुड बी बेनिफिटेड बाय इट। It would ensure a regular flow of revenue to the company and entrepreneur too would earn a profit from their investment as the state would not take away the increased revenue। देखो क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इस परमानेंट सेटलमेंट से दोनों को फायदा होगा। दो कौन थे, एक तो स्टेट था और दूसरा जमींदार थे। तो स्टेट को क्या होगा, स्टेट को परमानेंट इनकम मिलेगा, फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम एवरी ईयर स्टेट विल गेट, ये एक बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट जमींदार को क्या होगा कि जमींदार को एक फिक्स, मान लो कि उनको देना है इतना, सपोज फॉर एग्जांपल 70% फिक्स कर दिया गया, इतना उन्हें देना है, तो इनको पता है कि 30% उनके पास बचेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा देन ऑल्सो 70% और 30% एक्स्ट्रा उनके पास जाएगा। सो दिस एनकर, तो उनको लग रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इस तरह से जमींदार विल बी एनकरेज टू इन्वेस्ट मनी इन द लैंड एंड दिस विल सर्टेनली एनहेंस द एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी। जो एग्रीकल्चर का तरक्की होगा, उनका प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और नेक्स्ट है ठीक है, और ज़मींदार को भी फायदा होगा, जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके नहीं जाएगा, तो वो फायदा ज़मींदारों को पहुंचेगा। तो दैट इज द रीजन वाई परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस सेटलमेंट द ब्रिटिश ऑफिशियल विश टू डेवलप ए क्लास ऑफ ह्यूमन फार्मर्स एंड रिच लैंडलॉर्ड हैविंग मनी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। देखो परमानेंट सेटलमेंट होने की वजह से उनको एक जमींदार, एक क्लास ऑफ फार्मर को डेवलप कर रहे थे
जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, क्योंकि लैंड इज गिवन टू देम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली, सो दे विल ऑलवेज फेवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और नॉट ओनली दैट, ब्रिटिश वुड क्रिएट ए क्लास ऑफ पीजेंट्स हु वुड बी लॉयल टू देम, उनका वफादार होंगे, बट ऑल्सो दीज पीजेंट्स विल try to invest money in the agriculture so that agricultural improvement take place. So ये भी एक था। नेक्स्ट है ब्रिटिश होप दैट दिस क्लास नर्चर्ड बाय देम वुड बी लॉयल टू। ठीक है, मैंने बताया कि इन लोग उनको वफादार होंगे क्योंकि उनको लैंड उन्होंने दिया था। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसको हम मीनिंग भी एक तरह से और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, क्या क्या इसके अंदर था। एक तो पहला है कि इट वाज मेड विद द राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल। किसके साथ ये सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ, तालुकदारों के साथ, राजाओं के साथ। दे वर क्लासिफाइड एज जमींदार, इन्हीं को जमींदार, राजा और तालुकदार को जमींदार बोला जाता था। जमींदार हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड परमानेंटली। मान लो कि उन्होंने 1793 में एक जैसे कि 89% रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया कि हर लैंड से 89% रेवेन्यू ब्रिटिश को। अब ये इंक्रीज नहीं किया जाएगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा फिर भी इतना ही देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इतना ही देना ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाय द जमींदार। सो दैट इज कॉल्ड परमानेंटली रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड वाज फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड। दस द नाउ जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। अब देखो क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि जमींदारों का काम क्या रह गया कि जो उनके पास ज़मीन है उस ज़मीन को कल्टिवेट करवाना है पीजेंट्स के हेल्प से, और फिर इसको और इसमें से कुछ पार्ट जो है जो कि फिक्स किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट विल बी गिवन टू बट ये स्टेट को दे देंगे और बाकी खुद रख लेंगे, और सम विल बी गिवन टू पीजेंट्स ऑल्सो। सो इन दिस वे ब्रिटिश जमींदार emerged as a agent of the British government in India, who happened to collect taxes from the who used to get the land cultivated and pay taxes to the British government। तो इस तरह से राजा और तालुकदार जिनको जमींदार बोला जाता था। जमींदार जो थे एक तरह से उनका रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था, और जमींदार जो थे लैंड ओनर बना दिया गया था कि उन लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके स्टेट को देंगे। नेक्स्ट है जमींदार हैड ए नंबर ऑफ विलेज समटाइम एज मेनी एज 400। सो द विलेज फॉलोइंग अंडर द जमींदार फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट। सो एक जमींदार पास 400 विलेजेज होते थे, बहुत बड़ा जमींदारी होता था, और वो सारा एक वन रेवेन्यू स्टेट बोलते थे, और इन सारे एरिया में कल्टिवेट करवा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू देना था। द टोटल डिमांड ओवर एंटायर स्टेट वाज फिक्स्ड बाय द कंपनी। देन द रेंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट विलेज वाज असर्टेन्ड बाय द जमींदार, ही हैड टू पे इट टू द कंपनी। ठीक है, ये जमींदारों का काम था कि 400 विलेज जो उनकी जमींदारी के अंदर था वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और करके फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो शेयर है उसमें से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना। द जमींदार कुड सेल और मॉर्गेज। देखो जमींदार वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड, सो दे कुड सेल देयर लैंड ऑल्सो। दे कुड मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना, अपने जमीन को गिरवी भी रख सकते थे। इन केस जमींदारी फॉलिंग टू मीट द पेमेंट टू स्टेट इन टाइम, द गवर्नमेंट कुड सेल द पार्ट ऑफ हिज लैंड टू रिकवर द अमाउंट। अगर मान लो जमींदार किसी भी तरह से फेल हो जाते हैं, रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं किसी साल, तो उनका कुछ ज़मीन का कुछ ज़मींदारी का पार्ट जो है वो बेच दिया जाएगा, और उससे जो एरियर है उसको कलेक्ट किया जाएगा। सो ये था फीचर जमींदारी सिस्टम का। नेक्स्ट है वाई डिड जमींदार डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। अब तो ठीक है, जमींदारों को इतना पैसा देना होता था, फिक्स था वो, चाहे ये फेमाइन आ जाए या फ्लड आ जाए, जो भी आ जाए, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब था। ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलना ही मिलना है। अब देखो जमींदार क्यों कभी कभी डिफॉल्ट मतलब होता है वो रेंट नहीं दे पाते थे या नहीं देते थे, for failure of jamindar to pay rent। ठीक है, so the British official felt that a fixed revenue demand would give jamindar a sense of security and assured and encourage to improve their land, assured return on their investment, encourage to improve their state। इन अर्ली डिकेड जमींदार रेगुलरली फेल टू पे रेवेन्यू डिमांड। तो शुरू में जमींदार जो थे रेवेन्यू डिमांड नहीं दे पा रहे थे। क्या कारण था? एक तो पहले था शुरू का जो डिमांड था ना बहुत ही हाई था, इनिशियल डिमांड वाज वेरी हाई। ठीक है, द कंपनी ऑफिशियल फेल्ट दैट इफ द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड फॉर all time to come, they would never be able to claim share of increased income from the land when price rose and cultivation expanded। देखो उनको लग रहा था अगर मान लो फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाता है, फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो फिर वो उस इंक्रीज रेवेन्यू में से ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं मांग सकता, क्योंकि उनका हिस्सा फिक्स था। तो उन्होंने शुरू में ही इतना ज़्यादा फिक्स किया था कि अगर मान लो रेवेन्यू बढ़े भी एग्रीकल्चर से तो भी उनको नुकसान ना हो। दे शुड नॉट फील एट द डिसएडवांटेजियस साइड,
ये उनका सोच था एंड इसी वजह से उन्होंने शुरू में ही लैंड रेवेन्यू बहुत हाई फिक्स कर दिया था। ठीक है, दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिप्रेस ड्यूरिंग 1970। तो एक कारण था कि बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू में फिक्स किया था और इसकी वजह से जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई देयर वाज डिफॉल्ट ऑफ जमींदार इन पेइंग रेवेन्यू। सेकेंड था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिप्रेस ड्यूरिंग 1970। देखो 1970 में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया था ड्यू टू डिप्रेस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 1970। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द रॉयट्स टू पे देयर ड्यू टू जमींदार। द जमींदार कुड नॉट कलेक्ट द रेंट एंड बिकम अनेबल टू पे हिज फिक्स्ड अमाउंट। देखो अब क्या था ना कि पीजन जो थे एक्चुअल कल्टिवेटर थे, उन जमींदार जो थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे एंड फाइनली स्टेट को देते थे। अब मान लो क्योंकि ये जो 1970 में 1790 में क्या हुआ कि जमींदार जो थे दे कुड नॉट कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, मे बी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ अदर रीजन, तो ये इनको नहीं दे पाए। अब नहीं दे पाए तो दैट वाज द डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द जमींदार टू पे रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये भी एक कारण था कि 1970 में एग्रीकल्चर का कंडीशन ठीक नहीं था, एग्रीकल्चर स्लो डाउन पे चल रहा था और उसकी वजह से एक्चुअल पीजेंट जो थे जमींदारों को रेंट नहीं दे पा रहे, जमींदार जो थे स्टेट को रेंट नहीं दे पा रहे थे। थर्ड है इनवेरिएबल रेवेन्यू डिमांड पेड पंक्चुअली रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट। देखो चाहे तो हार्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको इतना रेवेन्यू देना ही देना है गवर्नमेंट को। ये क्या मतलब होता है, मान लो कभी क्रॉप फेल हो जाता है फ्लड की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ ड्रॉट की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, तो कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि हाँ इस साल आप कम रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को दो। नहीं, ऐसा नहीं था, डेट फिक्स था। और दूसरी बात सनसेट लॉ था, यानी कि सूरज डूबने से पर्टिकुलर डेट को सूरज डूबने से पहले रेंट हैज टू बी पे टू द जमींदार सॉरी स्टेट। सो ये भी एक कारण, मान लो कभी ऐसा हुआ कि फेलियर हो गया, नहीं दे पाए, तो दैट इज द रीजन वाई जमींदार जो थे डिफॉल्ट करते थे। लिमिटेड पावर ऑफ जमींदार, जमींदारों का पावर एक तरह से लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब हो गया कि देखो इनिशियली जमींदार हैड ओनली पावर टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द रॉयट्स एंड मैनेज हिज जमींदार्स। द कंपनी ऑलवेज कंट्रोल्ड लिमिटेड पावर ऑफ जमींदार। ठीक है, लिमिटेड पावर ऑफ जमींदार। Initially, Jamindar had only power to collect rent from the ryots and manage their his जमींदारी। देखो पहले जो जमींदार बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के बाद जमींदारों का पावर कम कर दिया गया। अब उनका था कि उनका काम था रेंट कलेक्ट करना और अपने ज़मींदारी को मैनेज करना, इससे और कुछ ज़्यादा पावर नहीं रह गया था। द कंपनी ऑलवेज कंट्रोल रेगुलेटेड सबड्यूड देयर अथॉरिटी एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर ऑटोनॉमी। उनका फ्रीडम के अंदर इंटरफेरेंस होता था गवर्नमेंट का, स्टेट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा उनके पावर को रेगुलेट और सबड्यूड या दबाने की कोशिश करते थे। तो इससे भी ज़मींदारों का कंडीशन ख़राब होने लगा। तो ज़मींदार ट्रूप्स वर डिसबैंड। देखो ज़मींदारों को पहले अपना आर्मी रखते थे, उनका कस्टम कुछ ड्यूटी वगैरह कलेक्ट करते थे जो भी उनकी ज़मींदारी से गुजरता था, लेकिन ये सब अब ख़त्म कर दिया गया। उनका अपना कोर्ट हुआ करता था, कोर्ट एंड कचहरी ज़मींदारों का, जहाँ पे वो न्याय करते थे, जुडिशियल डिसीजन लेते थे, वो सारे अब ख़त्म कर दिया गया। एंड इन सब के जगह पे कलेक्टर्स आ गए। कलेक्टर का कलेक्टरेट बोलते हैं जिसको, जिसमें कि कलेक्टर होता था जो कि ये सारा काम अब वो देखना शुरू कर दिया। तो इससे भी ज़मींदारों का जो पोजीशन था या पावर था पहले के मुकाबले कम हो गया। ज़मींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। पुलिस का काम भी ब्रिटिश करने लगा और जस्टिस भी ब्रिटिश देने लगा कोर्ट के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू। तो इस तरह से उनका ये पावर भी खत्म हो गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम पावर ऑफ जमींदार स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड एंड कलेक्टरेट। कलेक्टर मतलब जो अभी बताया था ना, कलेक्टर जो था, इसका हेड था, वो सारा पावर और अथॉरिटी उसके हाथ में चला गया। इससे जमींदारों का रोल जो था पहले से कम हो गया सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल स्फीयर में। द कंटेम्प्रेरी सोर्सेज डिपिक्टेड दैट व्हेन द राजाज फेल्ड टू पे रेवेन्यू, a company official was speedily dispatched to the zamindar with instruction to take charge of the district and to use effective means to destroy influence and authority of the raja। कभी भी मान लो कोई राजा या जमींदार फेल हो जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू चुकाने में, तो उस समय वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल को भेज दिया जाता था और वो ब्रिटिश ऑफिशियल जाके उस डिस्ट्रिक्ट का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाते थे और सारा कंट्रोल करने लगते थे, और इस तरह से ज़मींदारों का पोजीशन और कम हो जाता था। सो व्हाट डू यू मीन बाय अमलन एंड रैयत्स?
रैयत या अमलन को क्या मतलब होता है, टर्म यूज होते थे उस समय। अमलन मतलब होता है एन ऑफिसर्स ऑफ जमींदार केम अराउंड एट टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन। ये बेसिकली अमलन जो था एक जमींदार का ऑफिसर होता था, जो कि जब भी रेंट कलेक्ट करना होता था तभी जाते थे साथ में। और दूसरा था रैयत, मतलब किसान होते थे। रैयत मतलब डेजिग्नेटेड पीजेंट्स स्पेल्ड इन ब्रिटिश रिकॉर्ड रैयत बोलते थे। इन बंगाल डिड नॉट ऑलवेज कल्टिवेट लैंड डायरेक्टली बट लीज्ड इट आउट टू अंडर रैयत। सो रैयत जो थे ना वो खुद लैंड कल्टिवेट नहीं करते थे, बल्कि अपने छोटे किसानों को दे देते थे लैंड को कल्टिवेट करने के लिए। हु आर जोतेदार्स, एक और रूरल लैंड मैग्नेट थे जिनका नाम था, जिनको हम जोतेदार बोलते हैं। व्हाट वर द फैक्टर दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ देयर पावर। ठीक है, हम देखेंगे जोतेदार कौन थे। ये जमींदार नहीं थे, जमींदार से छोटे थे, इनको हम जोतेदार बोलते हैं। देखो, जोतेदार एक ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स कंसोलिडेटिंग देयर पावर एंड पोजीशन इन विलेज वर कॉल्ड जोतेदार। जो गांव वगैरह में होते थे, गांव में जो ज़मीनों के मालिक होते थे उनको जोतेदार बोलते थे। और जमींदार तो कम से 400-500 विलेज के हेड होते थे, और एक विलेज के हेड जो थे उनको जोतेदार बोलते थे। फ्रांसिस बुचमैन गिव ए विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ जोतेदार। ये एक ब्रिटिश था जो कि इंडिया में आया था, ऑफिशियल था, और उसने जोतेदार के बारे में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्या था, क्या उनके बारे में। दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में जब वो सर्वे किया था तो उस समय उसने उस सर्वे में जोतेदार के बारे में लिखा हुआ बहुत ज़्यादा। फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ जोतेदार। जोतेदार का पावर क्यों बढ़ने लगा, क्या कारण था कि जोतेदार का पावर बढ़ना शुरू हो गया। सबसे पहले तो पॉइंट है कि जोतेदार हैड वास्ट एरिया ऑफ लैंड, सम टाइम एज मच एज सेवरल थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड। एक एक गाँव में इतने इतने हजारों एकड़ जमीन होते थे, और सबके मालिक जो थे जोतेदार होते थे। कॉन्सिक्वेंटली दे हैड बिकम वेरी पावरफुल इकोनॉमिकली। लैंड था तो इकोनॉमिकली पावरफुल थे, और बिकॉज ऑफ land they also gained social power also, prestige also in the society. So this because of the land holding power that they had, because they used to hold thousands and thousands acres of land, they had become socially and economically very powerful in the village. उसके साथ साथ उन लोग लोकल ट्रेड को भी कंट्रोल करते थे उन लोग, और मनी लेंडिंग का भी काम करते थे, तो इससे उनको पैसा बहुत ज़्यादा आया करता था। एज ए रिजल्ट द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन वर स्केयर्ड ऑफ देयर वाइट पावर। क्योंकि पावरफुल थे तो गरीब किसान जो थे उनसे डरते थे। दे गॉट द लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड कल्टिवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स। और जो जोतदार थे ना, खुद खेती बाड़ी नहीं करते थे, वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को छोटे किसानों को दे देते थे। दैट इज कॉल्ड अधियाज। अधिया मतलब हाफ। जैसे मान लो कि एक लैंड है, छोटे किसानों को दे दिया गया, तो इस लैंड से जो भी मान लो 100 kg प्रोडक्शन हो रहा है, 100 kg, तो 50 kg विल बी केप्ट बाय जोतेदार, और 50 kg वो किसान लेके चले जाएगा जो जिसने इसमें कल्टीवेशन किया है। तो ये भी एक सिस्टम था जिसके थ्रू जो ये थे आपके जोतेदार जो थे अपने लैंड को कल्टीवेट करवाते थे। ठीक है, उसके बाद वाई जोतेदार वर पावरफुल देन जमींदार। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जोतेदार जमींदारों से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। क्या कारण था? जमींदार जो था वो अर्बन एरिया में, शहरों में रहता था। दे डिड नॉट हैव ए डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट विद द विलेजर्स। गाँव के साथ जमींदार जो थे उन 400 गाँव के 500 गाँव के हेड होते थे, और वो शहरों में रहते थे। उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था कि पीजेंट से। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पीजेंट से किसका था? जोतेदारों का था। दे डिड नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द विलेजर्स। ऑन द अदर हैंड जोतेदार गाँव में रहते थे, हाँ, और उनका पीजेंट्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। दे एंजॉयड कंट्रोल ओवर द लास्ट सेक्शन ऑफ पुअर विलेज। गांव के जो गरीब थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था उनका, जोतेदारों का। जोतेदार वुड रेसिस्ट एफर्ट्स ऑफ जमींदार टू इंक्रीज द जमा ऑफ द विलेज, preventing जमींदार ऑफिशियल फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर ड्यूटीज, मोबिलाइजिंग राइट्स who were dependent on them and deliberately delaying payment of revenue to जमींदार। देखो, जमींदार के लोग जब भी जाते थे गांव में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लैंड रेवेन्यू, उस समय जोतेदार जो थे उसको रेसिस्ट करते थे, मना करते थे देने के लिए, या बाद में देंगे, डिले करते थे। अगर मान लो जमींदार के जो लोग हैं उन लोग अगर जोर जबरदस्ती करते हैं तो उस समय ये लोग अपने विलेजर्स को आगे लेके आते थे, और क्योंकि विलेजर जो थे या पीजेंट जो थे गांव के, उन लोग जोतेदार से अच्छा रिलेशनशिप था, और इस तरह से विलेजर्स ऑल्सो यूज टू फाइट फॉर जोतेदार अगेन द जमींदार। सो ये भी एक कारण था कि जोतेदार धीरे धीरे पावरफुल होते गए। व्हेन जमींदारी फेल टू मेक रेवेन्यू पेमेंट ऑन टाइम, देयर स्टेट्स फॉर ऑक्शन एंड सच। आपको पता है ना, मैंने बताया था कि जो जोतेदार थे, कभी कभी जमींदार जो थे वो अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, और उनका ज़मीन को ऑक्शन होता था। उस समय जो जोतेदार जो थे उस ज़मीन को खरीद लेते थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था, तो इससे भी उनका पावर और प्रेस्टीज बढ़ता गया।
विलेज कंसिडर जोतेदार एज देयर वेल विशर। देखो जो गांव में किसान होते थे वो जोतेदार का अंडर रह के काम करते थे और उनको वो अपने माई बाप समझते थे एक तरह से। जब भी कोई परेशानी होता था वो लोग दे यूज्ड टू रीच जोतेदार विद द फोल्डेड हैंड कि हमें हेल्प कर दो, और जोतेदार हेल्प भी कर देते थे। इस तरह से जोतेदारों का पूरा सपोर्ट था पीजेंट्स का, क्योंकि उनका लगता था कि वो उनके अन्नदाता हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट पीजेंट्स आर सर्वाइविंग इन द विलेज, सो दैट इज़ वाई पीजेंट्स यूज टू सपोर्ट देम इन एनी वे, जिस तरह से हो सके उस तरह सपोर्ट करते थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर देयर वाज ए कंसिडरेबल ग्रोथ ऑफ पावर। इस तरह से जोतेदार धीरे धीरे पावरफुल होते गए गाँव में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार इन रूरल एरिया वर वीकेंड बट डिड नॉट कोलैप्स। हालांकि वीक तो हो गया था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। या व्हाट वर द क्या स्टेप जो जमींदारों ने उठाया था अपने पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए रूरल इकोनॉमी में, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला तो है कि द वेज वर, एक तो फिक्सियस सेल। फिक्सियस सेल क्या होता था, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि जमींदारों का अगर जमींदार अगर रेंट टाइम पे नहीं दे पाए तो उनकी ज़मीन का ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑक्शन करता था। अब ऑक्शन, मान लो ऑक्शन मतलब नीलामी करना, जब नीलामी हो रहा था तो उस समय जो ज़मींदार थे उसको मैनिपुलेट करके ज़मीन अपने पास से रख लेते थे। वो ज़मीन ब्रिटिश के पास नहीं जा पाता था, या ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बेच नहीं पाता था। कैसे, जैसे मान लो कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि ऑक्शन होने वाला है। अब इस ऑक्शन लैंड पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑक्शन कर रहा है, तो ज़मींदार अपने ही लोगों को भेज देते, जाओ खरीद लो उसको, ऑक्शन में बोली लगा दो। हाँ, हाईएस्ट बीडर जो थे वो ज़मींदार के लोग होते हैं, हाईएस्ट बीडर उन लोग बोली लगाते थे और उनको ज़मीन मिल जाता था। लेकिन ये जो थे ना पेमेंट डिले कर देते थे, मतलब उन्होंने पेमेंट दिया ही नहीं, आज देंगे कल देंगे, इस तरह से डिले कर जाते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दोबारा से लैंड को ऑक्शन करना पड़ता था, फिर से बिडिंग होता था, बिडिंग मतलब बोली लगता था, और फिर से ज़मींदार के लोग जो थे उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते थे। ये बोल के नहीं कि ज़मींदार के लोग हैं, बल्कि वैसे एज ए कॉमन मैन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाईएस्ट बिडर बिडिंग करते थे और उसको बोलते थे हमें हम खरीद लेते थे, फिर से पैसा नहीं चुका पाते थे। इस तरह से बहुत बार ऐसा होने के बाद ना जो स्टेट था या ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो फिर इसी ज़मीन को ज़मींदारों को बेच देता था कम रेट में, और दोबारा से वो ज़मीन उनके पास ही आ जाता था। तो इस तरह से दिस इज कॉल्ड फिक्सियस सेल, हाँ, मैनिपुलेटेड ऑक्शन जिसको बोलते थे। तो इस तरह से ज़मींदार अपनी ज़मीन को वापस ले लेते हैं। दूसरा था द रेवेन्यू डिमांड ऑफ कंपनी वाज डेलिबरेटली विथहेल्ड एंड अनपेड बैलेंस वाज अलाउड टू एक्यूमुलेट व्हेन द पार्ट ऑफ द स्टेट वाज ऑक्शन द जमींदार मैन बॉट द प्रॉपर्टी आउटबिडिंग द अदर परचेसेस अगेन दे रिफ्यूज टू पे। अभी मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग पे नहीं करते थे। वंस अगेन जमीन जो ऑक्शन होता था फिर उनके लोग खरीद लेते थे और फिर से पे नहीं करते थे, तो फाइनली स्टेट को उस ज़मीन को ज़मींदारों को बेच देना पड़ता था कम रेट में। ठीक है, तो ये था। तीसरा कारण था कि पहला तो व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदार बॉट द स्टेट एट एन ऑक्शन। अब मान लो कि बाहर के लोग खरीद लिया ऑक्शन में ज़मीन को, तो जमींदार जो थे पावरफुल थे कि वो उनको ज़मीन लेने नहीं देते थे। कुड नॉट ऑलवेज टेक द पोसेसन, उस ज़मीन को लेने के लिए, मतलब अगर आते थे तो उनको मार के भगा देते थे, और या उनके एजेंट जो थे उन पर अटैक करते थे, लठियाल वगैरह जो थे उनको गांव में एंटर ही नहीं होने देते उस ज़मीन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। सो रैयत रेसिस्टेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर। दूसरी बात है, अगर मान लो कोई बाहर के लोग खरीदता है तो रैयत जो थे, किसान जो थे, उन लोग उनके गांव में एंटर नहीं देते, इसके जमीन दूसरे लोगों को गांव में एंटर नहीं देते थे, क्योंकि वो बहुत लॉयल थे अपने ज़मींदारों के प्रति और चाहते थे उनका ज़मीन बिके ना अपने ज़मींदारों का। तो इस तरह से ये भी एक कारण है कि ज़मींदार दे कुड मैनेज टू रिटेन द लैंड विद देम ओनली, उनका पावर ख़त्म नहीं हुआ इवन दो। सो ये था एक पार्ट हमारा जिसमें कि हमने ज़मींदारों के बारे में, ताल्लुकदारों के बारे में बात किया, पीजेंट्स के बारे में बात किया, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात किया। अब हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज फिफ्थ रिपोर्ट। एक अलग टॉपिक है फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट था क्या, और इसका क्या इंपॉर्टेंस था, और दूसरा इसका डिफेक्ट। हमें तीन चीज़ में देखेंगे। एक तो फिफ्थ रिपोर्ट है क्या। हाँ, सो देखो फिफ्थ रिपोर्ट इट वाज सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1830 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आपको पता है कि ब्रिटिश इंडिया के पॉलिटिकल पावर बन गए थे 1764 के बाद, और इंडिया में रूल करने लगे थे। तो फिर धीरे धीरे
1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। उस एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है कंपनी के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी प्रोसेस में कंपनी को हर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ये सब चीज़ है। तो उसी का एक सीरीज था ये रिपोर्ट। इट वॉज ए फिफ्थ ऑफ द सीरीज। देखो बहुत सारे रिपोर्ट सबमिट किए गए थे और पांचवा रिपोर्ट जो था ये फिफ्थ रिपोर्ट था ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में रिपोर्ट सबमिट करना होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इट रैन 1002 पेजेस, बहुत बड़ा रिपोर्ट था जिसमें कि 800 जो थे अपेंडिसेस थे दैट रीप्रोड्यूस्ड पिटीशन ऑफ जमींदार एंड रायत। और ये सारे इसमें जितने भी सारे पिटीशन, मतलब मान लो जमींदारों को लगता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो उन लोग कलेक्टरेट में या कोर्ट में पिटीशन डाल सकते थे, दरखास्त कर सकते थे। और इस तरह से पिटीशन, इसमें बहुत सारे पिटीशन भी थे जो कि इस रिपोर्ट के अंदर डाला गया था। कलेक्टर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेबल थे ऑन द रेवेन्यू की कहाँ कहाँ से क्या क्या रेवेन्यू आया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना रेवेन्यू आया, इस डिस्ट्रिक्ट में कितना, ये सब भी इसके अंदर हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट है कि एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, यानी कि न्याय व्यवस्था कैसा था बंगाल में, मद्रास विद द रिटर्न ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद तो ये था फिफ्थ रिपोर्ट, जो एक तरह से रिपोर्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। ये फिफ्थ इन द सीरीज था और इसमें ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू रिपोर्ट, जो कंप्लेन वगैरह थे, पिटिशंस वगैरह था, ये सारे चीज़ इसके अंदर इंक्लूड था। क्या कारण था इसको प्रेजेंट करने का ब्रिटिश पार्लियामेंट में? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल इन 1760 द एक्टिविटीज केम अंडर द क्लोज कंट्रोल एंड द डिबेटेड इन इंग्लैंड। देखो आपको पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वहाँ का जो क्वीन जो थी 1600 में एक चार्टर पास किया था जो कि इंडिया से, चाइना से या ईस्ट से ट्रेड करने के लिए एक कंपनी को दिया था परमिशन। उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यही कंपनी को मोनोपोली था, मोनोपोली मतलब इसी कंपनी को अधिकार था इंडिया से, चाइना से और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने का, और ब्रिटिश के दूसरे कंपनी को अलाउ नहीं था। अगर वो करते हैं तो इलीगल माना जाएगा। तो इस कंपनी के बारे में वहाँ पे डिबेट होने लगा कि ये कंपनी इंडिया में इंडियन के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उनको ज़मींदारों को ज़मीन छीना जा रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ाइन इम्पोज किया जा रहा है। तो ये कंपनी के बारे में डिस्कशन शुरू होगा ब्रिटेन में। और तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमें इंटरफेयर करना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी कुछ गलत करता है तो फिर ब्रिटिश एम्पायर का नाम खराब होगा वर्ल्ड में, इसलिए उनको इंटरफेयर करना जरूरी पड़ गया। सेकेंड जो है यहाँ पे कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मोनोपोली ओवर ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, सेवरल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश अपोज्ड इट। देखो सिर्फ कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट था इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए, बाकी दूसरे कंपनी को अलाउ नहीं था। और इसकी वजह से बहुत सारे ब्रिटिश के लोग थे ये अपोज कर रहे थे, वो चाहते थे कि ये चार्टर बाकी कंपनी को भी मिले जिससे कि वो भी इंडिया के साथ ट्रेड कर पाए। थर्ड था देयर वाज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स इन ब्रिटेन हु वांटेड टू शेयर इन द इंडियन ट्रेड। सो वहाँ भी बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, वो चाहते थे कि इंडिया का ट्रेड से उनको भी फायदा हो, लेकिन मोनोपोली तो ईस्ट इंडिया कंपनी को था। तो इसकी वजह से भी ये रिपोर्ट सबमिट करना था। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वांटेड टू ओपन अप इंडियन मार्केट फॉर द अदर मैन्युफैक्चरर ऑल्सो, वो चाहते थे कि बाकी सारे ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर भी इंडिया के साथ ट्रेड करें। सेवरल पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट द बेनिफिट ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल शुड गो टू ब्रिटिश नेशन। कुछ लोग मानते थे कि जो प्रॉफिट हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ब्रिटिश नेशन को जाना चाहिए, ब्रिटिश के एक्सचेकर या खजानों में जाना चाहिए वो पैसा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा कि आप रिपोर्ट सबमिट करो। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी मिस रूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हॉटली डिबेटेड इन ब्रिटेन एंड इंसिडेंट ऑफ ग्रीड एंड करप्शन ऑफ कंपनी वाज वाइडली पब्लिश्ड इन प्रेस, हेंस इट बिकम इम्परेटिव फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट। तो इसलिए बहुत सारा वहाँ डिस्कशन होने लगा, बहुत सारे रिपोर्ट छपने लगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में माल प्रैक्टिस शुरू कर रहा है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ का गवर्नमेंट को इस चीज़ में इंटरफेयर करना पड़ा और कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दस ऑल दीज फोर्स कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड अपॉइंटेड कमिटी टू इंक्वायर इनटू अफेयर ऑफ द। तो उन्होंने बोला कि अब कंपनी को रिपोर्ट भेजना पड़ेगा और उसको कुछ कमिटी सेटअप किया जाता है, जो कमिटी उस रिपोर्ट को पढ़ता था और दे ट्राई टू एनालाइज कि क्या सही है या गलत है, और रिपोर्ट फिर सबमिट करता था
पार्लियामेंट में। सिग्निफिकेंस क्या था इसका? फिफ्थ रिपोर्ट सिग्निफिकेंस, फिफ्थ रिपोर्ट वाज ए सिग्निफिकेंट रिपोर्ट। इट कंटिन्यूड शेपिंग आवर कंसेप्शन फॉर ओवर ए century and half about nature and consequences of East India Company rule in Bengal in the late 18th century। देखो हमें इस रिपोर्ट के थ्रू ये पता चलता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, वो किस तरह का रूल था। ओनली वी कम टू नो थ्रू दीज रिपोर्ट्स ओनली कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एट दैट टाइम। सेकेंड जो है, इट सर्व ए बेसिस फॉर इंटेंस पार्लियामेंटरी डिबेट ऑन द नेचर ऑफ कंप्लीट रूल। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ करता था कि इंडिया में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्या उसमें चेंज आना चाहिए। द एविडेंट कंटेंट इन द फिफ्थ रिपोर्ट इज इनवैल्यूएबल। इट वाज ऑफिशियल रिपोर्ट मस्ट बी एनालाइज केयरफुली। अब देखो ये कौन प्रिपेयर करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग प्रिपेयर करते थे, तो ऑब्वियसली वो अपना गलत चीज़ तो लिखेंगे नहीं, गलत चीज़ इन द सेंस कि अपनी बुराई तो उसमें करेंगे नहीं। तो हमें इसको पढ़ने के समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि सब कुछ सच नहीं लिखा हुआ है। कंपनी अपने इमेज को बूस्ट करने के लिए रिपोर्ट ऐसे प्रिपेयर करते होंगे जिससे कि उनकी कमियां सामने ना आए और सिर्फ अच्छाई उनको दिखे वहाँ के पार्लियामेंट को या ब्रिटिश के लोगों को। सो ये डिफेक्ट है सबसे बड़ी बात। द रिपोर्ट वाज टर्म्ड एज बायस। बायस मतलब एक फेवर करता था कंपनी को। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दोज राइटिंग्स रिपोर्ट्स वाज टू क्रिटिसाइज माल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मेन ऑब्जेक्टिव जो था दो राइटिंग्स रिपोर्ट वाज टू क्रिटिसाइज कंपनी का। द रिपोर्ट एग्जैगरेटेड द कोलैप्स ऑफ। उन्होंने बोला कि जमींदार खत्म हो गया है और अब ब्रिटिश का कंट्रोल पूरा आ गया। ये भी गलत था, जमींदारी खत्म नहीं हुआ इंडिया में उस समय इंडिया में। द रिपोर्ट ऑल्सो एग्जैगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। द स्केल ऑन विच द जमींदार्स वर लूजिंग द लैंड डिस्प्लेसिंग जमींदार्स वर नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। इंडिया में जमींदार इतना स्ट्रॉन्ग थे, उनको हटाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी नहीं था। तो ये लेकिन उन लोग रिपोर्ट में ये लिखते थे कि जमींदारी खत्म हो गया है, अब थोड़ा ही रह गया है, इस तरह से। इट वुड रिटेन देयर जमींदारी इन ए वे और अदर बाय इग्निमियस मेथड। तो इस तरह से उन्होंने किसी भी तरह से अपना जमींदारी को मेंटेन करके रखा, जमींदारी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये भी एक उसका डिफेक्ट है। अब हम एक और हमने एक फिफ्थ रिपोर्ट देख लिया। फिफ्थ रिपोर्ट क्या था? उससे पहले हमने जमींदार जोतेदार के बारे में, फिक्सियस सेल के बारे में ये सब देखा। अब हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, पहाड़ियाज। पहाड़िया कौन थे और इनका क्या नेचर ऑफ लिविंग था उसके बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि पहाड़िया और ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या रिलेशनशिप था, जमींदारों से क्या रिलेशनशिप था। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आने लगेगा। सो द पीपल लिविंग अराउंड द राजमहल हिल। देखो राजमहल हिल जो था वर नोन एज पहाड़िया। राजमहल हिल माउंटेनियस रीजन था सेंट्रल इंडिया में। वहाँ पे पहाड़िया रहते, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको पहाड़िया बोला जाता था, जंगलों में जो लोग रहते थे। दे सब्सिस्टेड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग। उनका काम था कि जीना खाना जो था फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता था, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक जगह लकड़ी काटते, जंगल काटते थे और उसको जला देते थे, फिर खेतीबाड़ी करते थे। उसके बाद उन लोग 3-4 साल वहाँ पे खेतीबाड़ी करने के बाद जब लैंड में फर्टिलिटी कम हो जाता था तो दूसरी जगह मूव कर जाते, वहाँ भी वो एक ही तरह का प्रैक्टिस शुरू करते, जंगल काटना, जलाना, खेतीबाड़ी करना। सो दूसरा पॉइंट था पहाड़िया के बारे में। द पोटाश फ्रॉम द एसेस मेड द लैंड फर्टाइल एंड, ठीक है ये बता दिया मैंने। एग्रीकल्चर मेनली डिपेंड अपॉन हो मतलब होता है ना कि प्लॉ नहीं, प्लॉ मतलब होता है हल से नहीं इन लोग का काम करते। इन लोग जैसे कि जंगल काटने के लिए एक ये होता है यहाँ पे, हाँ, जिससे जंगल काटा जाता था तो ये यूज करते थे, जिससे जंगल काटते थे और खेतीबाड़ी करते थे उन लोग। लाइट एंड कल्टिवेटर क्लियर द लैंड, ठीक है। देन द लैंड वाज लेफ्ट, ये सब बता दिया मैंने। इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन का फीचर है ये। उनका लाइफ स्टाइल क्या था? फॉरेस्ट, फ्रूट्स वगैरह पे वो डिपेंड करते थे। फ्लावर्स, महुआ, फ्लावर और महुआ अपना फूड आइटम था उनका। कलेक्टेड वुड और चारकोल था, सिल्क वगैरह को, कौन से रेसिन वगैरह ये सब फॉरेस्ट से कलेक्ट करके बेचते थे उन लोग। दे द अंडर ग्रोथ दैट स्प्रेड like the mat below the tree and the patches of the grasses that covered land left fallow provided pasture for cattle। और जो चीज़ बच जाता था वो उनके कैटल के ग्रेजिंग के लिए ग्रासेस वगैरह होते थे। मेन ऑक्यूपेशन पहाड़ी हंटिंग था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, फूड गैदरिंग था, ये सब था। दे लेड ए सिंपल लाइफ एंड इन द नैप ऑफ द नेचर में रहते थे, उनको कोई शहर से कोई मतलब नहीं था। पहाड़िया जो थे कंसिडर एंटायर रीजन एज देयर ओन, पूरा लैंड जंगल उनका था ऐसा मानते थे, और उनका पहचान था, उनका आइडेंटिटी था।
पहाड़िया जो थे इन ग्रुप से ईच ग्रुप से वाज हेडेड बाय, और जनरली पहाड़िया ग्रुप में रहते थे, उनका एक हेड होता था चीफ जिसको बोलते थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ग्रुप का यूनिटी को मेंटेन करना और बाहर वालों के साथ लड़ना। ठीक है। सो नेक्स्ट हमने पहाड़िया के बारे में समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये लोग व्हाट रिलेशनशिप डिड द पहाड़िया हैड विद द पीपल ऑफ प्लेन, यानी कि जो लोग जंगलों जैसे पहाड़ों पे लोग रहते थे। ठीक है। तो प्लेन में भी लोग रहते थे। प्लेन मतलब हो गया कि पहाड़ के अलावा जो लोग रहते थे, पीजेंट्स रहते थे, फार्मर रहते थे, उनका तो पहाड़ियों के साथ इनका क्या रिलेशनशिप था। ठीक है। देखो, वाई डिड द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स वर ऑलवेज अप्रेंसिव। अप्रेंसिव तो डरते थे पहाड़ियों से, क्यों, अटैक से। क्या स्टेप लिया गया था इसको रिजोल्व करने के लिए। देखो, द प्लेन्स वर सेटल्ड एग्रीकल्चर लिव्ड वर ऑलरेडी रिसाइडेड बाय द पहाड़ियाज। द प्लेन वेयर द सेटल्ड एग्रीकल्चर लिव्ड वर रेगुलरली रेडेड बाय द पहाड़ी। जहाँ पे ना, जैसे मैंने बताया ना कि ये यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर लोग किसान रहते थे, और ये लोग हमेशा उनके ऊपर रेड करते थे और इनके ग्रेन वगैरह लूट के लेके चले जाते थे। द रेड वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, पर्टिकुलरली जब भी स्केर्सिटी होता था तो उन लोग रेड करते थे और लूट के लेके चले जाते थे। बाई रेड दे वांटेड टू असर्ट देयर पावर ओवर द सेटल्ड कम्युनिटी, और इस रेड से उन लोग जो सेटल्ड कम्युनिटी थे, फार्मर थे, उनको डरा के रखना चाहते थे कि जब भी वो ये करे, उन पर अटैक करे, उनसे सामान लेके चले जाए। दे ऑल्सो कंडक्टेड द रेड इन ऑर्डर टू नेगोशिएट पॉलिटिकल रिलेशन विद द आउटसाइडर। और रेड का एक ये भी कारण था कि जो अपना अथॉरिटी को उनके ऊपर डालना और उनसे अपना बात मनवाना। देखो, पीपल लिविंग इन प्लेन्स वर ऑलवेज अप्रेंसिव ऑफ द पहाड़िया। क्यों थे? क्योंकि इस कारण की वजह से जमींदार, तो ये क्या स्टेप लिया गया पहाड़िया का अटैक से, रेड से बचने के लिए? जमींदार ऑन द प्लेन हैड ऑफन परचेस पीस बाई पेइंग ए रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिल पीपल। अब तो जमींदारों ने क्या किया कि इनसे बचने का एक ही तरीका है कि उनके चीफ से बात करके उनको बोला कि हर साल हम तुम्हें इतना ट्रिब्यूट देंगे या रेवेन्यू देंगे, तो आप ऐसे बीच बीच में अटैक नहीं करना है। ट्रेड, अगर मान लो कोई ट्रेडर्स वहाँ उस जंगलों से गुजरते थे तो उन लोग भी एक तरह का टैक्सेस देते थे, जिससे कि उनके ट्रेड पे कोई इफेक्ट ना हो, उनको ट्रेड पे अटैक ना कर दें और लूट के ना ले जाए। द पहाड़िया चीफ रिसीविंग द टोल टैक्स वुड इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड देयर गुड्स। तो अगर उनको टोल टैक्स मिल रहा है उनके थ्रू, अगर जंगल के थ्रू कोई भी ट्रेड वगैरह हो रहा है तो कभी उन लोग अटैक नहीं करते थे, डिस्टर्ब नहीं करते थे। नेक्स्ट है, हाउ डिड द अराइवल ऑफ आउटसाइडर अफेक्ट द पहाड़िया। यहाँ पे आउटसाइडर मतलब ब्रिटिश की बात कर रहे हैं हम। किस तरह से पहाड़िया को इफेक्ट हुआ जब बाहर के लोग वहाँ पे आके रहने लगे। द सिचुएशन चेंज ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी। द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग सेटल्ड कल्टिवेशन इन द ईस्टर्न इंडिया आफ्टर दे बिकेम मास्टर ऑफ बंगाल। मैंने बताया था जब बंगाल के जब मास्टर बन गए, उन्होंने बंगाल को जब जीत लिया, तो वहाँ पे उन्होंने सोचा कि पहाड़िया जो थे वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो इसकी वजह से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इन एरियाज में अगर सेटल्ड एग्रीकल्चर डेवलप किया जाता है तो इससे रेवेन्यू भी अच्छी तरह से आएगा और भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि वो हम देखते हैं क्या है। द ब्रिटिश वांटेड टू एक्सटेंड कल्टिवेबल लैंड ड्यू टू दीज रीजन। एक तो उनको लग रहा था कि एग्रीकल्चर वाज इन लार्ज सोर्स ऑफ रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से था उनको, अगर कल्टिवेटेड लैंड एक्सटेंड होता है तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इससे दिस कुड एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द एक्सपोर्ट। जो वहाँ पे चीज़ प्रोड्यूस होगा एक्सपोर्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा आ पाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज हेल्पफुल फॉर एस्टैब्लिशिंग सेटल्ड एंड ऑर्डर सोसाइटी। उनको लगता था कि जो जंगली लोग हैं उन लोग ऑर्डर्ड सिविलाइज नहीं है, तो अगर हम सेटल्ड एग्रीकल्चर हो जाता तो सोसाइटी ऑर्डर्ड हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वहाँ पे इस तरह का सेटल्ड एग्रीकल्चर के बारे में सोचने लगे। उन लोग ब्रिटिश एसोसिएट, उनको लगता था जंगल मतलब होता है वाइल्डरनेस, वहाँ पे जंगली लोग रहते हैं, और अगर उन एरिया में कन्वर्ट कर देते तो वहाँ जंगली लोग नहीं रहेंगे, फिर वहाँ पे सिविलाइज लोग रहना शुरू हो जाएंगे, ऐसा मानना था ब्रिटिश। उन्होंने अपना जो उस एरिया पहाड़ियों को हटाने की कोशिश करे तो उस एरिया को कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन उनका मेन मकसद था रेवेन्यू बढ़ाना, ना कि जंगली बारबेरिक लोगों को वहाँ से हटाना और ऑर्डर सोसाइटी लेके आना। रिएक्शन ऑफ पहाड़िया, एक्सटेंशन ऑफ स्किल्ड एग्रीकल्चर शार्पेंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल पीपल एंड द सेटल्ड एग्रीकल्चर। सो इससे क्या होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस तरह का उन एरियाज में सेटल्ड एग्रीकल्चर एनकरेज किया तो झगड़ा शुरू हो गया, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया।
पहाड़ियों के बीच में और सेटल्ड लोग जो थे आसपास हिल के। द पहाड़िया स्टार्टेड रेडिंग सेटल्ड विलेज मोर रेगुलरली, कैरिंग अवे द फूड ग्रेन एंड द कैटल। और वो लोग फिर अब ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिए, रेड करना शुरू कर दिए और इनसे अनाज वगैरह या कैटल वगैरह लूट के लेके चले जाते थे। बाई 1719 अगस्तस क्लीवलैंड, कलेक्टर ऑफ भागलपुर, भागलपुर बिहार में एक जगह है झारखंड में, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, कलेक्टर था, उसने सोचा कि इस तरह से हम पहाड़ियों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि जंगल में रहते हैं। तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, मतलब उनको किसी तरह से शांत करने की कोशिश की गई। उसमें क्या था, अंडर दिस पॉलिसी पहाड़िया चीफ वर गिवन एन एनुअल अलाउंसेस एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन। देखो उनमें क्या हुआ था कि चीफ से बात किया, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बात किया और बोला कि तुम्हें हर साल इतना पैसा मिलेगा, और लेकिन तुम्हें अपने लोगों को मैनेज करना पड़ेगा कि उन लोग प्लेन पीपल पर अटैक ना करें। They were expected to maintain order in their locality and discipline of their own people. These chief lost their authority। और लेकिन इससे ना जो चीफ था उसका अथॉरिटी अपने कम्युनिटी में कम होने लगा। लोग सोचने लगे, लोग जो थे या पहाड़िया जो कॉमन पहाड़िया थे वो सोचने लगे कि जो चीफ है वो अंग्रेजों से मिला हुआ है और उनके चमचे बन गया है, और इस तरह से उनको पहाड़ियों जो थे ट्रस्ट नहीं करने लगे। ठीक है। वाइल द पैसिफिकेशन कैंपेन कंटिन्यूड, पहाड़िया विड्रॉ डीप इनटू द माउंटेन, इंसुलेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस एंड कैरिंग ऑन देयर वार विद देम। और धीरे धीरे अब जैसे मान लो कि ये था पहाड़ था, धीरे धीरे यहाँ पे जब ब्रिटिश एग्रीकल्चर लैंड लाने की कोशिश करने लगा तो ये पहाड़िया जो थे ना वो पीछे की तरफ मूव करने लगे। हाँ, और पीछे और लड़ाई कंटिन्यू रखा ब्रिटिश से उन्होंने। In 1810 to 1811 बचमैन ट्रैवल थ्रू राजमहल हिल रीजन इन द विंटर। ये एक ब्रिटिश ऑफिशियल था, वो राजमहल हिल पहाड़ों की तरफ गया, अंदर की तरफ। ही फाउंड दैट देम एज पेनेट्रेबल एंड डेंजरस हॉस्टाइल ऑल्सो, लगा कि वो जो एरिया है बहुत ज़्यादा ये डेंस है और वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। दे व्यूड हिम विद सस्पिशन। लेकिन जो पहाड़िया थे ना, ये एक उनके यहाँ एक ये आना, आपका एक ब्रिटिश ऑफिशियल आना, उनको सस्पिशन के नज़र, शक के नज़र से देखते थे। हाँ, ही रोट जर्नल एज दिराज प्लेस, ये उसने डायरी ऑफ ए प्लेस उसने लिखा था, और उस डायरी में उसने मेंशन किया था पहाड़िया के बारे में। द एक्सपीरियंस ऑफ पैसिफिकेशन कैंपेन एंड द मेमोरीज ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन शेप देयर परसेप्शन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिफिकेशन इनटू द एरिया। एवरी वाइट मैन अपीयर्ड देम टू बी ए प्रेजेंट ए पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, स्नैचिंग अवे देयर कंट्रोल ओवर देयर फॉरेस्ट एंड लैंड। देखो उनको लगता था हर वाइट आदमी जो है गलत लोग हैं और उन लोग उनके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनसे उनका ट्रेडिशनल राइट छीन रहे हैं और उनको एक तरह से तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पहाड़िया हैड टू फेस ए न्यू क्राइसिस एज द संथाल स्टार्टेड पोरिंग इनटू द एरिया। और कुछ अब एक तो ब्रिटिश जो थे एक तरह से आफत थे, संथाल एक संथाल परगना बाद में बना था, ये भी ट्राइबल लोग थे, लेकिन अब ये सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ जीने लगे थे, ये अब प्लॉ यूज़ करते थे। तो इनको ज़मींदार भी बुलाते थे पहले, अगर मान लो उनको फॉरेस्ट क्लियर करना है, लैंड को कल्टीवेटेड में लेके आना है तो ज़मींदार वगैरह यूज़ करते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको यूज़ करने लगे यही काम करने के लिए। सो एज संथाल हैड टेकन ओवर द लोअर हिल, द पहाड़िया हैड टू रिसीड डीपर इनटू द राजमहल हिल। द बैटल बिटवीन पहाड़िया एंड द संथाल वाज इनफैक्ट ए बैटल बिटवीन हो, मतलब ये जो मैंने अभी बनाया ये हो गया, और प्लॉ जो था जो बैल से हम ये करते हैं, हाँ, प्लॉ हल, इन दोनों का बैटल था कि कौन ये होता है। ठीक है। सो इस तरह संथाल और पहाड़ियों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ संथाल अराइवल इन पहाड़िया? व्हेन द संथाल सेटल इन ऑन द पहाड़िया राजमहल हिल, द पहाड़िया असिस्टेड बट वर अल्टीमेटली फोर्स टू विड्रॉ। अब संथाल को सपोर्ट था ब्रिटिश से, तो इंडो ज़्यादा पावरफुल थे, पहाड़िया धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ अंदर चले गए। पहाड़िया वर कन्फाइंड टू द ड्राई इंटीरियर। अब जो अंदर गए ना, जैसे मान लो कि ये पहाड़ है तो ठीक है, ये संथाल यहाँ सेटल होने लगे इस एरिया में, तो धीरे धीरे वो पीछे जाने लगे। और ये एरिया उतना फर्टाइल नहीं था, ये रॉकी लैंड था और फर्टिलिटी यहाँ कम था,
सो इससे उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब होते गया। दे बिकम अनेबल टू प्रिपेयर न्यू लैंड फॉर शिफ्टिंग। अब वहाँ पे शिफ्टिंग कंडीशन नहीं, क्योंकि ड्राई और रॉकी लैंड होते हैं, शिफ्टिंग कंडीशन पॉसिबल नहीं था, इससे इकोनॉमिक कंडीशन उनका खराब होने लगा। द मोस्ट फर्टाइल लैंड बिकम इनएक्सेसिबल टू देम एज दे हैड बिकम द पार्ट ऑफ देमेन ए को, द ठीक है, लैंड ऑफ संथाल। क्योंकि ये जो फर्टाइल लैंड था ना, अब उनके कब्जे से बाहर निकल गया था, यहाँ पे संथाल रहने लगे थे, तो अब उनका कंडीशन खराब होने लगा, क्योंकि जो लैंड उनको मिला वहाँ फर्टाइल नहीं था, रॉकी लैंड था। हाँ, सो व्हेन द फॉरेस्ट ऑफ दिस रीजन वर क्लियर एंड द कल्टिवेटेड पहाड़ियाँ बिकम डिप्राइव ऑफ हंटिंग। अब धीरे धीरे ये फॉरेस्ट भी काटा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, तो इनको हंटिंग के लिए भी हंटिंग भी नहीं कर पाते थे। ईविल इफेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड लाइवलीहुड, पहाड़ियाँ बिकम पुअर एंड देयर पावर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। सो दिस इज द पहाड़िया की धीरे धीरे ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से पहाड़िया जो थे वो अब वीक हो गए थे, इम्पोवरिश हो गए थे, गरीब हो गए थे, और उनका पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि संथाल्स के बारे में, जो हमें बताया था उन लोग कि संथाल वहाँ आए थे। हु वर संथाल्स एंड हाउ डिड दे सेटल इन राजमहल हिल। संथाल्स केम टू बंगाल अराउंड 1780 में आए थे। इन लोग कब आए थे? 1780 में। जमींदार जो थे उनको हायर करते थे, अगर नया लैंड रिक्लेम करना है, कोई जंगल लैंड जो था उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना, तो इन लोगों की मदद ली जाती थी। द ब्रिटिश बीइंग फेल्ड टू सबड्यूड पहाड़िया एज दे रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, रेसिस्टेड टचिंग द प्लॉ एंड कंटिन्यू टू बी ट्रबलेंट। लेकिन ब्रिटिश ने बहुत सारे तरीका अपनाया पहाड़ियों को रोकने के लिए, पहाड़ियों को दबाने के लिए, लेकिन वो लोग ब्रिटिश की बात मानने को तैयार नहीं थे। संथाल जो थे एक तरह से उनको लगा कि ब्रिटिश को लगा कि संथाल को वहाँ ले आकर सेटल करते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम लोग धीरे धीरे एरिया में सेटल हो जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो था पहाड़िया इनके लैंड को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। देखो, इन 1810 व्हेन द बचमैन क्रॉस्ड गुजोरिया पहाड़, पार्ट ऑफ राजमहल हिल, passed through the rocky country beyond and reached a village which was old village recently cleared to extend cultivation. Looking at the landscape, Bushman found evidence of region having been transformed through proper application of human labor. देखो उसने क्या, एक जंगल में एक फॉरेस्ट, एक विलेज देखा जो जिसको क्लियर किया गया था, और उसको खेती बाड़ी वहाँ होता था, तो उससे लगा कि लोगों ने यहाँ पे किस तरह से जंगल को क्लियर करके कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ पे लोग रह रहे हैं। ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर्ड दैट द फ्रंटियर ऑफ कल्टिवेशन हैड बीन एक्सटेंडेड टू बाय संथाल। कि ये लोग कौन किया इस तरह से? संथाल ने किया। संथाल ने वो एरिया को क्लियर करके विलेज में कन्वर्ट कर दिया, सेटल एग्रीकल्चर विलेज में कन्वर्ट कर दिया। दे हैड मूव्ड इनटू दिस एरिया अराउंड 1800, डिस्पैच्ड हिल फोक हु लिव्ड ऑन दीज लोअर स्लोप्स, क्लियर फॉरेस्ट एंड सेटल। और इस तरह से वो एरिया में धीरे धीरे क्लियर करके संथाल रहना शुरू कर दिए, जहाँ पे पहले पहाड़ियाँ रहते थे। बुचमैन रोट, गुजारिया इज जस्ट कल्टिवेटेड टू शो दैट ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी मेड। आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड द रिचेज माइट बी मेड टू इक्वल टू द ऑलमोस्ट एनी। तो उसने उस लैंड को प्रेज भी किया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, व्हाट लेड टू द डिमार्केशन ऑफ दामिने को। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो ना, मैंने बताया था ना कि ये जो था जंगल था, ये प्लेन था, तो धीरे धीरे एरिया में संथाल रहने लगे, सेटल एग्रीकल्चर, तो ये एरिया को ना डिमार्केट कर दिया गया, सेपरेट एरिया में। बाद उसको बोलते हैं दिमेने कोह बोलते हैं। देखो दिमेने कोह क्या था? 1832 लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैड बीन डिमार्केटेड एज दिमेने कोह और द संथाल परगना। परगना मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, संथालों का डिस्ट्रिक्ट, को संथाल परगना और दिमेने कोह। द संथाल वर टू लिव विद इन दिस रीजन, प्रैक्टिस प्लॉ एग्रीकल्चर, मतलब हल चला के खेती बाड़ी करना, एंड सेटल्ड लाइफ जीने के लिए। ठीक है, अब क्या था? एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द लैंड ग्रांट मेड टू द संथाल वाज दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ जितना भी लैंड संथाल को, मान लो कि ये लैंड संथाल को मिला कि इसको क्लियर करके कल्टिवेट लैंड में कन्वर्ट करो, तो हर 10 साल में उन्हें 1/10 ऑफ द पार्ट ऑफ द लैंड नीड टू बी क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये कंडीशन था उनको कि 1/10 लैंड को उन्हें 10 साल में कल्टिवेबल लैंड में लेके आना है। ठीक है, अब था कि नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांस दैट लेड टू इंक्रीज इन द संथाल सेटलमेंट। धीरे धीरे संथाल वहाँ पे ज़्यादा रहने लगे। द संथाल सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सटेंडिंग रैपिडली आफ्टर डिमार्केशन ऑफ, जब संथाल परगना बन गया तो बहुत संथाल का पॉपुलेशन सेटल होने लगा। इन 1838 देयर वर 40 संथाल विलेज थे,
जो कि बाद में बढ़ के 40 से 1473 हो गए, कुछ 10 ईयर्स 10-12 ईयर्स के अंदर ही। द पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 3000 to 82,000. So see the how Santhal started settling in these area. With the expansion of cultivation, the increased volume of revenue flowed into the company. और धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर आने लगा, रेवेन्यू भी वहाँ से ब्रिटिश को मिलने लगा। जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने ये सब किया था वो उनका पर्पज़ सक्सेस होने लगा। Santhal were encouraged to cultivate a range of commercial crops. They also improved economic condition and started dealing with the trade. अब धीरे धीरे उनका कंडीशन इम्प्रूव, संथालों का इम्प्रूव होते गया, वो लोग ट्रेड भी करने लगे और ट्रेड करने लगे। दूसरी बात है कि उनको ट्रेडर्स से कॉन्टैक्ट में आने लगे, मनी लेंडर के कॉन्टैक्ट में आने लगे, ब्रिटिश के कॉन्टैक्ट में आने लगे बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ से उनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। हम देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ा था। और उसके नेक्स्ट जो है हमारा What led to संथाल ने क्यों रिवोल्ट किया था। तो संथाल सून फाउंड दैट द लैंड विच दे हैड ब्रॉट अंडर कल्टिवेट, जो मैंने से उन्हें लैंड को क्लियर करके अपने अंडर लेके आया, वो धीरे धीरे उनके हाथों से निकल रहा है। कैसे निकल रहा था? स्टेट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा था, उतना टैक्स दे नहीं पा रहे थे। तो अगर तो कहाँ से दे पैसा, अगर नहीं देंगे तो गवर्नमेंट लैंड छीन लेगा। तो उन्हें कर्जा लेना पड़ता था, किससे? मनी लेंडर से, जमींदारों से, और इनसे कर्जा लेना पड़ता था। अगर मान लो कि उनको जमींदारों को या मनी लेंडर को या ट्रेडर्स को नहीं चुका पाए तो ट्रेडर्स से ज़मीन छीन लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे वो लैंड उनके हाथों से निकलते गया। बाई 1850 द संथाल फेल्ट दैट द टाइम हैड कम टू रेबेल अगेंस्ट, किसके खिलाफ? उनका दुश्मन कौन था? जमींदार थे जो उनसे ज़मीन छीन लेते, मनी लेंडर जो थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी देते थे और उनसे ज़मीन छीन लेते थे अगर नहीं चुका पाते थे। कॉलोनियल स्टेट जो हाई रेवेन्यू लगा रहे थे। तो इन सब चीज़ें उन्होंने संथाल रिवोल्ट 1855 से 1856 में हुआ था। और आफ्टर द संथाल परगना वाज क्रिएटेड, कार्विंग आउट 500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द भागलपुर एंड बीरभूम। तो उसके बाद संथाल रिवोल्ट के बाद वो एरिया में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कॉलोनियल स्टेट को लगा कि हाँ ये देने से उन लोग धीरे धीरे कंसिलिएट या उनको हम पैसिफाई कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू पैसिफाई देम द एरिया इन विच दे यूज्ड टू लिव दैट वाज क्रिएटेड एज ए संथाल परगना। अब नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज बचमैन, व्हाट डिड ही राइट अबाउट द इंडिया। मैंने बताया इनके बारे में बीच बीच में आया हुआ है, हमने पढ़ा है। एन एम्प्लॉय ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन था ये? ब्रिटिश का एम्प्लॉय था। His journey were not only simply inspired by the love of landscape and desire to discover the unknown. He marched everywhere with the large army of people, draughtsman, surveyor, planquin bearer, कूलीज वगैरह। ये ब्रिटिश ऑफिशियल था। और ये वैसे तो इसे ये अपने डायरी में ये लिखता है कि उसे जो राजमहल हिल का लैंडस्केप है बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल लगता था, सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे। लेकिन जहाँ भी जाता था अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके जाता था जो कि उसको हेल्प करते थे। प्लैंक्विन बैरर थे, पालकी ढूंढने वाला, सर्वेयर जाते थे, ड्रॉट्समैन जाते थे, ये कूली वगैरह जाते थे उससे सामान वामान लेके। नेक्स्ट है हमारा कि द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल वर बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, बट बुचमैन वाज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट। Buchman had specific instruction about what he had to look for and what he had to record. When he reached village, he was perceived as a agent of सरकार। जहाँ भी जाता था ना उसको वहाँ के लोग बोलते थे कि इन लोग जो है ब्रिटिश के ऑफिशियल्स हैं और इन लोग यहाँ पे हमें डिस्ट्रॉय करने आए हैं, तो उनको शक के नज़र से देखते थे। दूसरी बात ये थे कि जो भी उसका खर्चा वगैरह होता था, एक्सपेंसेस थे फॉरेस्ट में कूली वगैरह को लेके जाने को, सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पॉकेट से एक्सचेकर से दिया करता था। और उसका मेन मकसद था कि उन एरिया के बारे में पता लगाना जहाँ पे मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, जहाँ पे वुड वगैरह का ज़्यादा है उसको, और ब्रिटिश को इन्फॉर्मेशन है जिससे कि ब्रिटिश उस रिसोर्सेज को टैप कर पाए। कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय कंपनी, एक्सपेंशन ऑफ इट्स कॉमर्स लेड टू इट लुक्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने बताया ना कि उसका ब्रिटिश का ये जानने की कोशिश करना है कि इन सब एरिया में कितना नेचुरल रिसोर्सेज है और किस तरह से ब्रिटिश वो टैप कर सकता है। और वही सर्वे करने के लिए जोग्राफर और जियोलॉजिस्ट को, बॉटनिस्ट को इन सारे एरिया में भेजा गया। Buchman was an extraordinary observer. Wherever he went, he observed stones, rocks, different strata and layer of soils. He searched for minerals, stones, recorded signs of iron ore, granite, ये सब चीज़ देखो माइन वगैरह के बारे में उसने पता लगाने की कोशिश करी। When Buchman wrote about the landscape and even landscape,
and even how it could be transformed, what crop could be cultivated, which tree cut down, which one grass, assessment of what was necessary. तो इस तरह से उसने जहाँ भी गया, जिस एरिया को सर्वे किया, उसमें वो जानने की कोशिश करी कि वो एरिया में क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या हम उस लोग टैप कर सकते हैं, क्या क्या रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली फ़ायदा हो सके। सो ये था, यहीं तक हमारा टॉपिक है। आगे जो सिलेबस चैप्टर है वो डिलीटेड है सेकेंड टर्म के सिलेबस के लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।